वेलकम लिसनर्स इन द ग्रेविटास क्लासेस। देश अपना ने उड़ान। पिछले दिन हमने सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ा था। 5 ही प्रश्न मैंने करवाया था। उन 5 प्रश्नों में मैंने प्रयास किया था कि आपको उसके बेसिक कंसेप्ट को समझाया जाए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसके रूल्स लिखा दें कि हाँ ऐसा है तो ऐसा बनेगा, ऐसा है तो ऐसा बनेगा, ये है तो ये है। मैं वो कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु उन बच्चों को जिन्हें ग्रामर का कुछ अता पता नहीं, और अगर वो इस चीज़ को ट्राई करेंगे तो उनको पहले पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, और मैं उन लोगों को ग्रामर पढ़ाया हूँ नहीं। तो आप लोग जो ग्रामर पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ये चीज़ आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो ग्रामर के रूल्स को जानते हैं, जो समझते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एसएससी हो, बैंकिंग हो, जो भी एनडीए सीडीएस जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं कंपटीशन के, जहाँ पे अंग्रेजी पूछती है वहाँ पे ये पूछे ही जाते हैं। तो वो लोग जो ग्रामर पढ़ चुके हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो इनसे ट्रिक्स को जान सकते हैं। और वे लोग जो भी ग्रामर नहीं पढ़े हैं उनको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। वेट उस वे में कि आपको सिलसिलेवार तरीके से आपके पास क्या हो, आपके पास प्रश्न बनाने के टेक्निक्स, रूल्स अवेलेबल हो चैप्टर वाइज, उसके लिए आपको समय लगेगा। परंतु यहाँ पे जो प्रश्न है उसको सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति नहीं है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ बनता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को आगे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और प्रयास मेरा रहेगा कि ज़्यादा नहीं, 5-5 प्रश्न ही सॉल्व किए जाए हर एक वीडियो में, और ऐसे करके जितने भी चैप्टर से लगभग 9-10 चैप्टर्स हैं। और ये जो किताब मैंने बताई थी ऑब्जेक्टिव, जो यश चंद पब्लिकेशन की है, RX अग्रवाल और विकास अग्रवाल करके उस राइटर है उस किताब की, तो उसमें कुछ जो भी चैप्टर्स हैं मैं 5-5 क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करवा दूंगा। प्रयास रहेगा कि आपको समझ में आ जाए। जब मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग बना सकते हैं तो कुछ चैप्टर मैं स्किप करूँगा, जैसे कि 1-2 चैप्टर बता दूंगा, एक चैप्टर 2 चैप्टर, उसके बाद कुछ चैप्टर स्किप करके जब टाइप बदलेंगे उसके, तो जब टाइप बदलेंगे तो मैं भी क्या करूँगा, उसका टाइप बदल दूंगा। क्योंकि एक ही टाइप का प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बनाना प्रैक्टिस के लिए ठीक है, देखने के लिए सीखने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप ऊंचे एग्जाम में जाते हैं तो आपका स्तर भी उठता है। तो आपके स्तर के अनुसार मैं यही चीज़ें पढ़ाता रहूँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्तर के अनुसार ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि सफलता लेनी जरूरी है। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हो सकता है एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बीच में मैं 1-2 सेकंड का पाउज दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यहाँ पे मुझे प्रश्न हाथ से लिखने पड़ते हैं, इसको मिटाने के बाद फिर से लिख के सब ऑप्शंस लिखने पड़ते हैं, तो टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। लेकिन बस शुरू किया है तो किया है, आपकी मदद कर रही है, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ कमेंट्स भी आएंगे, निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, उसकी परवाह किए बिना। कुछ लोग को ऐसा भी लगता भी होगा। मैं एक चीज़ और देख रहा था कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें 13 से लेकर 17 साल के लगभग 20% व्यूअर्स हैं, और 18 से लेकर जो 30 वाले सेक्शन है, 34 वाले सेक्शन है, या शायद 24 से 26 वाले सेक्शन है, उसमें 50 to 55% है, और बाकी जो 20% लोग हैं वो 25 के बाद 34 के आसपास के जो है 40 ईयर्स के वो लोग भी हैं। उसमें सब्सक्राइबर्स भी हैं, लगभग 52% सब्सक्राइबर्स हैं, और 46% बिना सब्सक्राइब किए भी व्यू कर रहे हैं। उसकी चिंता मैं, सब्सक्राइबर की चिंता मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम पढ़ाना है। आप सब्सक्राइब करो नहीं करो, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद करोगे। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मुझे अपने मेहनत पर विश्वास है। आप करो ना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। ठीक है, कोई और जिसको पढ़ना होगा वो सब्सक्राइब करे ना करे, उससे प्रॉब्लम नहीं, बिना सब्सक्राइब किए भी पढ़ सकते हैं। बस यदि आपका मोटिव ठीक ठाक हो जाए ना कि हमको ये करना है, यहाँ से मदद मिल रही है, वो मेरे लिए काफ़ी है। सब्सक्रिप्शन तो आते जाते रहते हैं, वो बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं, बहुत बारी बहुत होगी, चलो शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे हम ऑप्शंस Q, Q, R और S। एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा कि बहुत अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पे एक चीज़ गायब है। गायब क्या है? गायब क्या है ना कि यहाँ पे Q से स्टार्ट है 2, R से स्टार्ट है, S से स्टार्ट है, P से स्टार्ट नहीं है। क्या नहीं स्टार्ट है? P से स्टार्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्ट इससे नहीं होगा, नहीं होगा स्टार्ट ना। अब चलो स्टार्ट इससे नहीं होगा। अब क्या है? S, P, S, Q। इसका मतलब है कि R वाला कभी लास्ट नहीं होगा।
दो चीज समझ में आ रहा है ना? एक चीज समझ लो, ये चीज बहुत बेसिक है, किसी से शुरू नहीं होगा और किससे अंत नहीं होगा, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं। और ये मैं प्रश्न रूल लिखाने के बाद ये बताऊं, प्रैक्टिकल अप्रोच है यार। रूल रख के क्या करोगे, प्रैक्टिकली समझो कैसे बनता है। क्यू से स्टार्ट कर रहा है, फिर आर से स्टार्ट कर रहा है, फिर एस से स्टार्ट कर रहा है, ये तीनों स्टार्ट है। यस से लास्ट है, पी और क्यू से लास्ट है। यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे पी नहीं है स्टार्टिंग में, और लास्ट वाले में आर नहीं है। तो यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे आर नहीं है, तो बचा कौन सा? अब समझो कि टेक्निक ये समझो कि पी से शुरू कर नहीं सकते हैं, तो पी से शुरू कर नहीं सकते हैं, और पी से ऑप्शन है भी नहीं। तो मेरे पास शुरू करने के लिए कौन सा बच गया? अब शुरू करने के देखो क्या होगा। एक बेसिक जो सेंटेंस होता है उस दिन मैंने बताया था, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, एक बेसिक सेंटेंस होता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखो ये सब्जेक्ट है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या क्या लग सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा आदमी ना, तो यदि चाहे तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर ले, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर ले, उसके साथ कुछ वर्ब डाल दे, उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर वर्ब डाल दे। वर्ब में आप एक्सरी वर्ब, मेन वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में भी ये चीज एक सेक्शन ये डाल सकते हो तुम, ये ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन कर सकते हो, ये कर सकते हो। और फिर क्या करोगे, कंप्लीमेंट डालोगे। सेंटेंस शुरू तुम प्रीपोजिशन फ्रेज से भी कर सकते हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज से, एडवर्बियल फ्रेज से भी शुरू कर सकते हो। ये सब चीजें बेसिक है। यहाँ पे स्टार्ट किया दोज से सेंटेंस, और दोज के तुरंत बाद क्या लगाया है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, और हु मतलब कौन, व्यक्ति ना, तो दोज है। दीज दोज, ये दोज क्या है, ये दोज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म है, वो दिस दैट दिस दोज होता है ना, तो उसका दोज हो गया ये। दोज के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दिया हु। तो एक चीज जान लो कि जब ये रूल है, सिंटैक्स जब आप पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, तो सिंटैक्स में क्या होता है, सिंटैक्स इज दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर दैट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, तो एंड where who is used after any pronoun or noun, the verb will be not according to who but according to the noun or pronoun for whom who is used। तो मतलब who जिसके लिए यूज हुआ है ना, उसके अनुसार क्या होता है, verb आता है ना, कि who के अनुसार। तो who किसके लिए यूज हुआ है, दोज के लिए ना। अब देखो दोज कैसा है, प्लूरल है ना, अब प्लूरल है। अब एक चीज हमारे पास क्या क्या चीज समझ में आ रहा है, सो देखो क्यू से स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, तो सॉरी क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, आर से और एस से। आर से स्टार्ट करोगे, आर से और एस से और क्यू से, तीनों से स्टार्ट हो रहा है। चक्कर क्या है, यहाँ पे दोज है और यहाँ पे हु है। अब समझो कि दोज के बाद हु आया, तो अब क्या लेगा, वर्ब लेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो डिफाइन यहाँ कर दिया, हु लिया। हु के बाद क्या करोगे, हु के बाद तो वर्ब आता है, मेन वर्ब या डालो या तो एक्सरी वर्ब डालो। अब मेन वर्ब यहाँ पे है, कोई मेन वर्ब है, एक्सपेक्ट है मेन वर्ब यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ मजबूरी क्या है कि पी से शुरू कर नहीं सकते हैं। तो भाई साहब आपके साथ तो हम जा नहीं सकते हैं, तो ये भाई साहब खत्म हो गए। अब बचा कौन सा, अब देखो जब हु है तो वर्ब आएगा, और अदर्स बेल तो वर्ब है नहीं, ये तो कम्प्लीमेंट में आ सकता है, ऑब्जेक्ट में आ सकता है। बेल एडवर्ब यहाँ पे हो गया, अदर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी भाई साहब नहीं आएंगे। और जब यस वाले नहीं आएंगे तो यस का ऑप्शन कौन सा, ये तो डी पहले ही खत्म कर दो, तुम करना ही पड़ेगा, यस वाला ऑप्शन हो गया खत्म। अब शुरू कीजिए, क्या शुरू करना है, देखिए अब बचा कौन सा हमारे पास ऑप्शन, क्यू और आर। आर के साथ दो ऑप्शन है, आर के साथ दो ऑप्शन, सॉरी एक ऑप्शन है, तो पहले आर को देखता हूँ, क्योंकि क्यू वाला ऑप्शन जो है, क्यू में दो ऑप्शन है, तो क्यू को छोड़िए, पहले सिंगल वाला ही है, आर आ गया। आर कौन सा, मतलब शुड नॉट। अब देखो एक चीज और समझना है, दोज हु शुड नॉट। अब जब शुड नॉट है, वे लोग जो, या वो लोग जिन्हें नहीं करना चाहिए, दोज हु शुड नॉट। क्या शुड नॉट, तो आर के बाद क्या करेगा, पी करेगा। दोज हु शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स, हाँ तो चल यहाँ तक मान सकते हैं। आर के बाद क्या आ सकता है, पी आ सकता है, चलो आर के बाद पी मानते हैं कि आर के बाद पी दे रहा है, आगे बढ़ते हैं। आर के बाद पी हुआ, तो दोज हु, क्योंकि हु के बाद वर्ब आ रहा है, तो वर्ब एक्सरी वर्ब है, एक्सरी वर्ब मॉडल वर्ब, सॉरी एक्सरी का टाइप होता है, एक्सरी वर्ब का दो तीन टाइप होता है, एक मार्जिनल, एक प्राइमरी वर्ब और एक्सरी वर्ब। एक्सरी वर्ब में कौन सा, ये मॉडल वाला सेक्शन है, और मॉडल वर्ब वाले सेक्शन में कौन सा, शुड है। तो नॉर्मली शुड मॉडल वर्ब आएगा, तो वर्ब कौन सा, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब भी हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, शुड नॉट एक्सपेक्ट, ये तो आर के बाद पी चलता है, शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स। तो अदर्स क्या, अब जब यहाँ अदर्स हो गया
तो अदर्स जब यहाँ मेन वर्ब लगा है तो पक्का है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं दूसरों से। क्या नहीं एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ करने का, हंसने का, बोलने का, जाने का, रोने का। तो भाई साहब अब तो वर्ब जब करना आ रहा है लास्ट में ना आ रहा है, इसका मतलब वो वर्ब आना चाहिए। और वर्ब कहाँ है? वर्ब तो 6 में टू ट्रीट एक वर्ब ही है, बाकी तो यहाँ कैन नॉट है। और कैन नॉट एक्सरी वर्ब है, ना कि मेन वर्ब है। और जब एक मेन वर्ब आया तो दूसरा भी मेन वर्ब आएगा 2 + V1 के फॉर्म में। तो अब तो हम फंस गए। फंस कैसे गए कि आर के बाद पी और पी के बाद क्यू, और क्यू तो भाई कैन नॉट दिया हुआ, ये कैसे आएगा? इसका मतलब ये सेक्शन नहीं आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ से सीखने को मिला हमको कि आर के बाद अगर आप पी करते हैं ना तो पी के बाद क्या आने वाला है? तो पी यहाँ एक्सपेक्ट वर्ब है, तो पी के बाद जो आएगा वो कोई वर्ब आएगा। और वर्ब कौन से फॉर्म आएगा? जब यहाँ पे मेन वर्ब है तो अगला वर्ब इन्फिनिटिव या जेरंड में। जेरंड फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म है, हाँ है। कहाँ पे? 6 में। इसका मतलब है कि पी वाला सेक्शन सबसे अंतिम आएगा। पी क्या होगा? पी होगा सबसे लास्ट में। और जब पी सबसे लास्ट में होगा इसका मतलब है कि पी लास्ट कहाँ है? देखो तो पी लास्ट कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। इसका मतलब हम तो जीतने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं खुश होइए। क्यों? क्योंकि आप एक ही ऑप्शन से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो नहीं इसका मतलब ये तो सी और डी खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी। मैंने एक बात बताई कि पी क्या होगा? पी होगा लास्ट लाइन होगा, क्योंकि पी के बाद कौन आएगा? 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल। अब जब ये पी लास्ट होगा इसका सिंपल सा मतलब है, अब देखो एक चीज और बोल सकते हैं कि अदर्स बेल लास्ट क्यों नहीं होता है? वो तो देखना पड़ेगा। पहले क्यू से स्टार्ट करते हैं, क्यू से शुरू करो। दोज हु, क्यू वाला भी कैनोट है, तो कैनोट मॉडल वर्ब, ये भी मॉडल वर्ब ही है, ये भी मेन वर्ब लेता है। तो दोज हु कैनोट ट्रीट, अब क्यू के बाद क्या रहा है? पी आएगा, कैनोट ट्रीट, फिर एक्सपेक्ट कैसे करो यार? क्यू के बाद पी है तो एक में एक वर्ब तो चलता है, दूसरा वर्ब कैनोट ट्रीट टू एक्सपेक्ट कर सकते थे। अगर करना भी होगा तो निकले मत निकले, ग्रामर के रूल से क्या है? जब एक मेन वर्ब आएगा दूसरा क्या होगा? 2 + V1 होगा। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। और जब ये ऑप्शन खत्म हुआ तो बचा कौन सा ऑप्शन? QS RP, और P अंतिम है। अब देखो Q के साथ कैसे चलेगा? दोज हु कैनोट ट्रीट किसको? अदर्स विल, वैसे व्यक्ति जो दूसरे को ट्रीट नहीं करते हैं अच्छे से। शुड नॉट ट्रीट, क्या? शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल। मतलब सीधा है कि वैसे व्यक्ति, दोज हु कैनोट ट्रीट अदर्स वेल, वैसे व्यक्ति जो नहीं ट्रीट कर सकते हैं किसको? एक दूसरे व्यक्ति को सही से, वे एक्सेप्ट नहीं करें कि उनके साथ कोई दूसरा अच्छे से ट्रीट करे। देखो एक चीज समझना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमको एक चीज समझ में, एक चीज और समझना, सेंटेंस कैसे आपको घुमाता है। अब मैं करता हूँ क्या ना, इसी सेंटेंस को अब एक फॉर्म में लिखता हूँ, तब समझ में आएगा कि आखिर सेंटेंस कैसे हमको बुद्धू बनाते हैं। तो इन सारा समझ में आ गया ना, ये होगा। अब मैं इस सेंटेंस को लिखता हूँ, इधर कॉर्नर में ही लिखता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा टाइम जाएगा बट उसके लिए सॉरी। यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कैसे लिखा हुआ है। दोज हु, उसका क्या मैंने किया था? यस ना? तो देखो दोज हु, सॉरी उसके बाद क्या था? क्यू था ना। दोज हु कांट, कैनोट को कांट लिख सकते हैं, कांट ट्रीट अदर्स वेल, should not expect others to treat them well। देखो सेंटेंस क्या है, ये वाला सेक्शन कौन था? पहला सेक्शन था ना दोज हु, उसके बाद कौन सा सेक्शन? कैनोट ट्रीट, ये सेक्शन था क्यू वाला। अदर्स वेल, ये सेक्शन था यस वाला। शुड नॉट एक्सपेक्ट, शुड नॉट था पी क्यू एस, फिर था ये कौन सा? आर था। और ये एक्सपेक्ट अदर्स टू, एक्सपेक्ट अदर्स क्या था? पी वाला सेक्शन था। अब ये जो था लास्ट सेंटेंस था ना ये। अब समझो कि वे व्यक्ति हु कैनॉट ट्रीट अदर्स वेल शुड नॉट, ये शुड नॉट किसके आया? ये शुड नॉट इसी दोज के लिए आया है। दोज शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल, कौन सा? हु कैनॉट ट्रीट अदर्स वेल। इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट यहाँ मेन था, इसको हु के साथ जोड़ के इसको एक सेंटेंस बनाए, फिर अगला सेंटेंस इसी को सब्जेक्ट मानते हुए क्या मान दिए? शुड नॉट। एक सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी हमारे पास आएंगे।
बस आपको मैंने एक बात बताई ना कि इंग्लिश को बनाने का या अंग्रेजी सीखने का, भाषा कोई भी सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि उस भाषा के मर्म को जानिए, उस भाषा को सीखिए, उस भाषा के पेचीदगी को जानिए, और उससे उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, उस भाषा के साथ जुड़िए, उसको पढ़िए, रीडिंग डालिए, हैबिट डालिए पढ़ने का। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। ऐसे ऐसे करके इसी तरह से देखो, अगर प्रॉब्लम होता है ना तो आप कमेंट में कुछ लिखिए, पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये क्यों बना, क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको कंपटीशन में अगर 0.5 नंबर से भी आप छटते हैं ना तो बहुत मुश्किल की बात है। तो फिर क्यों छटना जब सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, बस प्रश्न लिखता हूँ और फिर शुरू करूँगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर वाज अ डिसाइपल ऑफ एरिस्टोटल हु वाज अ ग्रेट कंकरर whom the world acknowledges as the great philosopher the world has ever known। खत्म हो गया। PQRS। उस दिन भी मैं बताया था कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं ना तो समझिए कि सबसे ज़्यादा ये या तो पेचीदा है और या तो सबसे आसान है। पेचीदा इसलिए ना क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई तो खत्म, वो पूरा का पूरा ऑप्शन खत्म हो गया। आप फिर आपका गलत हो गया, आपको कोई चांस आपके पास नहीं। आपका एक सिलेक्शन आप क्या आपको करना क्या, जैसे कि आपको ये तो खोजना है कि सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस पूरा फॉर्म कैसे होगा। तो देखिए, एक देखो इस चीज़ में अलेक्जेंडर सबको पता है, वो सिकंदर को बोलते हैं, उसका नाम उस लैंग्वेज में अलेक्जेंडर। तो अगर बेसिक आपका थोड़ा सा भी जीएस अगर आप पढ़ते कंपटीशन तैयारी करते हैं तो अलेक्जेंडर कौन था भाई? अलेक्जेंडर जो था एक बहुत बड़ा विजेता था, महान विजेता था, ऐसा बोला जाता है। तो जब ये विजेता था तो ये अलेक्जेंडर के बारे में बता रहा है ना, मानते हैं, चलो ठीक है। तो ये बाबू साहब तो किसके साथ आएंगे? इसके साथ आ सकते हैं, बेसिक नॉलेज जो होता है। और फिर जो बोल रहा है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल क्या भाई? तो ग्रेट फिलोसफर है, तो ये बाबू साहब तो इसके साथ आएंगे। इसका मतलब है कि पी के साथ कौन आएगा? आ रहेगा ना, पी के साथ आ रहेगा। और अगर अलेक्जेंडर है तो अलेक्जेंडर के साथ कौन आएगा? हु वाज अ ग्रेट कंकरर, तो क्यों ही चल सकता है। लेकिन अब चक्कर यस वाले में है, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, विश्व ने जिसे कभी जाना है, जिसे पहचाना जाना है। अब चक्कर क्या है कि क्यू को कौन डिफाइन कर रहा है? ये सेक्शन करो, क्यू के साथ कौन डिफाइन कर रहा है? सॉरी, ये अलेक्जेंडर को कौन डिफाइन कर रहा है? अलेक्जेंडर को डिफाइन कौन कर रहा है? ये वाला क्यू वाला सेक्शन। और जब अलेक्जेंडर को क्यू डिफाइन कर रहा है इसका मतलब है कि सेंटेंस किसके साथ जाएगा। अब बेसिक समझो ना यार, अलेक्जेंडर है ना जो था एक महान योद्धा, वो वाला सेक्शन रिलेटिव प्रोनाउन। तो कौन सा स्टार्ट करोगे? क्यू से स्टार्ट कर सकते हो, चलो क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी चीज और समझो, आप अगर ये बोले कि चल एक काम करो, आप स्टार्ट करो पी से, अलेक्जेंडर वाज अ डिसाइपल ऑफ अरिस्टोटल, यही बात तो सही है कि वो अरिस्टो का क्या था? चेला था, शिष्य था। तो अगर आप पी से स्टार्ट करते हो, अलेक्जेंडर वाज अ ग्रेट डिसाइपल ऑफ अरिस्टोटल, सेंटेंस तो सही है, यहाँ तक तो सही है, चलो पहले बात तो सही लग रहा है। उसके बाद कौन करोगे भाई? उसके बाद तो बोल रहा है पी के बाद क्यों, क्योंकि ऑप्शन पी के बाद क्यों, यहाँ देखो क्योंकि ऑप्शन के साथ चलना है, पी के बाद क्यों है। और जब पी के बाद क्यों है तो हु किसके बगल में लगेगा फिर भाई? हु तो लगेगा अरिस्टोटल के बगल में। तो अरिस्टोटल वाले ग्रेट कंकरर ऐसा है? अरिस्टोटल विजेता था? नहीं, विजेता कौन था? अलेक्जेंडर था। इसका मतलब ये भाई साहब तो काम से गए, ये बनेगा नहीं। अब अगर आपको लगता है आर से तो हुम द वर्ल्ड, तो अलेक्जेंडर जिसे वर्ल्ड जानता था किसके रूप में? ग्रेटेस्ट फिलोसफर के रूप में। अब देखो हुम कौन सा सेक्शन है? हुम सेक्शन है ऑब्जेक्ट वाला। हुम को यूज आप कर सकते हैं किसी उसके लिए जो सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्ट बन के आया उसके लिए, क्योंकि हुम अपने आप में क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसके लिए यहाँ हु किसके लिए होता है? हु नॉर्मली प्रश्न पूछता है कौन, और हुम तो जिसे या उसकी किसे। हुम यहाँ पे क्योंकि बीच में आएगा तो जिसे के सेंस में आएगा सेंटेंस में। हुम द वर्ल्ड एक्नॉलेज, जिसे वर्ल्ड जानता है, किस रूप में? ग्रेट फिलोसफर के रूप में। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये हुम के साथ चल नहीं सकता है वो। और दूसरी बात है कि आर करोगे तो आर फिलोसफर तो था नहीं है यार अलेक्जेंडर, तो आर वाला सेक्शन भी नहीं आएगा। यस करोगे तो वर्ल्ड हैज एवर नोन अलेक्जेंडर, द वर्ल्ड हैज एवर नोन कैसे करोगे? क्या अलेक्जेंडर? एक नाउन उधर है, फिर ये नाउन तुरंत नाउन के साथ तुरंत नाउन अगर आता है तो वो नाउन इन कॉम्बिनेशन वाले सेक्शन में बीच में तो आर्टिकल पक्का नहीं लगता है,
तो आर्टिकल लगा हुआ है नहीं, इसका मतलब यस से स्टार्ट नहीं होगा। ग्रामर का रूल अगर बेसिक बेसिक क्या है ना तो आराम से बनता है। तो बचा कौन सा, हर हाल में ये बच गया, मतलब ये बच गया तो कुछ कहना नहीं है। फिर अलेक्जेंडर हु वाज ए ग्रेट कंकरर वाज ए डिसाइपल, वही वो जो पीछे सेक्शन मैंने बताया था, एक सेंटेंस का इसको हु से डिफाइन कर दिया, उसके बाद इसी के लिए बॉडी वर्ब दे दिया अलेक्जेंडर अगले सेंटेंस के खत्म होने के बाद। हमारे ग्रेट डिसाइपल अरिस्टोटल, घूम द एरिस्टोटल के लिए आ गया कि जिसे ग्रेट दुनिया जानती है ग्रेट फिलोसफर के रूप में, उसे बढ़ने जाना है। तो इस तरह से आंसर कौन सा आएगा, बी नंबर आएगा, QPRS। देखो एक चीज और बताता हूँ, जहाँ स्टोरी टाइप का रहता है ना, जहाँ पे कोई इस तरह का फैक्ट दिया रहे, तो फैक्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसका फैक्ट पे आराम से तोड़िए, आराम से बनेगा। देखो एक चीज जान लो, हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोरना है यार, क्या देता है उससे मतलब नहीं है, बस ये रखो, ग्रामर का रूल समझो, अप्लाई करो, आराम से बनेगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बस ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आगे देखते हैं। When I reached my office to get home early, I told my mother that I would not be able to tell her as I had promised. PQRS। फिर वही प्रश्न है, उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन इस बार उस तरह का कोई रिलेशनशिप हमको हु वगैरह का दिख नहीं रहा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं कल नहीं बोला था कि जब वेन शुरू में लिखा रहे ना, तो जब शुरू में वेन तो मतलब जब, और बीच में तो कब। जब बीच में तो टाइम दर्शाएगा, जब वेन तो कंडीशन दर्शाएगा शुरू में। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा। एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, तो जब एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ इसका मतलब कि आगे कोई सेंटेंस ही आएगा, क्योंकि क्लाउज जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि एक ही खुद में एक सेंटेंस है कि जब मैं ऑफिस पहुंचा, तो क्या भाई ये पास्ट, तो अगला सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। तो क्या कर सकते, कोई सेंटेंस देखो तो कहीं है। अगर स्टार्ट करते हैं, देखो क्या करेगा, PQRS है ना, टू गेट होम ईयरली। क्या मैं अभी ऑफिस पहुंचे हो, घर तुरंत निकलोगे, टू गेट होम ईयरली नहीं करेगा, पीछे तो स्टार्ट करोगे नहीं। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, तो अगला सेंटेंस कुछ सेंटेंस खोजोगे। एक सेंटेंस कहाँ है, सेंटेंस क्यू में है। दूसरा है दैट आई वुड नॉट बी एबल। अब मैं नहीं एबल आऊंगा, क्या किस बारे में बोल रहे हो, कुछ इसका सीक्वेंस चल रहा है, कुछ पता चल रहा है कि किस चीज के बारे में बोल रहा है, नहीं पता। तो जब पता ही नहीं है तो फिर आर से स्टार्ट कैसे करोगे, आर से भी स्टार्ट नहीं होगा। यस टू टेल हर व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, टू टेल हर, ये हर कहाँ से आ गई भाई। देखो जब प्रोनाउन आया है इसका मतलब कोई नाउन होगा, और नाउन तो हर नाम का कोई नाउन पहले सेंटेंस में है ही नहीं, इसका मतलब इससे स्टार्ट कभी नहीं होगा। तो ये भी खत्म हो गया। अब जब अंतिम P वाला देखोगे तो P का सेक्शन स्टार्टिंग में टू गेट होम ईयरली पता नहीं आएगा, तो खत्म हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, बी नंबर, QSRP। अब ये सही है गलत है देखना पड़ेगा। When I reached my office, I found my mother। ये तो सेंटेंस आ रहा है भाई, सेंटेंस आ रहा है तो ये लग रहा है ठीक ठाक चल रहा है। When I reached my office, I found my mother। किस लिए, to get home early। किस चीज के लिए, घर आने के लिए, जल्दी आने के लिए, सॉरी गेट होम आने, क्या क्यों घर आने के लिए, क्योंकि तो P है नहीं, क्योंकि वह तो यस दिया हुआ है। तो when I reached my office, I found my mother to tell her। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि माई मदर, यहाँ माँ आ गई। जब माई मदर है तो मदर क्या, फीमेल, और फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन, हर। तो आया ना, अभी मैंने बोला था कि जब तक नाउन नहीं तो प्रोनाउन कहाँ, यहाँ पे तो नाउन है, इसका मतलब यस जो आएगा वो किसके बाद आएगा, क्यू के बाद यस आएगा, तो क्यू के बाद यस कर दिया। टू टेल हर, क्या भाई उसको क्या कहना है, तो सेंटेंस खत्म हो तो दैट लगाओगे ना, टेल हर दैट। तो ऑब्जेक्ट आया तो दैट लगाओगे, सेंटेंस जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज, तो दैट, इसका मतलब QSR, तो QSR तो मिल गया, तो अंतिम में पॉइंट P ही होगा, टू गेट होम ईयरली एज आई हैव प्रॉमिस्ड। कौन सा ऑप्शन, बी। आसान होते हैं, बस थोड़े से लॉजिक समझ में आए तो ऐसे समझ में, ठीक है। तो इस प्रश्न पे आते हैं। The department has initiated steps from the corporate sector to evolve appropriate schemes and financial institutions for mobilizing investment, the development of wastelands। खाली कुछ नहीं पता है क्या है ये।
पी क्यू क्यू आर। अब यहाँ पे क्या है, एक पी से स्टार्ट हो रहा है, एक क्यू से, दूसरा भी क्यू से, तीसरा आर से। इसका मतलब है कि एस से स्टार्ट सेंटेंस, जो एक चीज समझ में आया कि एस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। अब अंतिम देखो तो क्या कर रहा है, क्यू दो जगह दिया हुआ है अंत में और आर दो जगह में दिया है। इसका मतलब क्यू और आर से अंत ही होगा। चक्कर क्या, देखो समझो कि अंत किससे होगा, या तो क्यू से हो अंत, या तो आर से अंत हो। क्यू से अंत हो या आर से अंत हो, इससे लास्ट हो सकता है। लेकिन एक चक्कर और कंफ्यूजन क्या किया है कि क्यू से सेंटेंस शुरू भी हो सकता है। तो क्यू वाला चक्कर है, अगर क्यू समझ में आया कि अंतिम होगा या शुरू होगा तो समझ में आ सकते हैं, इससे स्टार्ट हो सकता है। चलो अब देखते हैं। द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स। अब एक चीज मैं कल से ही बोल रहा हूँ, बहुत बार बोला इस बात को कि पिछले वीडियो में कि जब ये वर्ब आ जाएगा ना मेन वर्ब, यहाँ पे जब एक मेन वर्ब दे दिए तो दूसरा खोजो कि कोई ऐसा तरह का कुछ वर्ब है, जैसे कि सेंटेंस बता रहा है कि डिपार्टमेंट ने, विभाग ने क्या किया है, इनिशिएट शुरू किया है, कदम उठाए हैं। काहे भाई, किस काम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, नाचने के लिए, किस लिए, तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो चीज और जानो, यदि आप क्या करते हैं, यदि आप वर्ब डालते हैं, मतलब कि यदि आप के लिए के सेंस में जाते हैं, इनिशिएट किया स्टेप्स किस लिए, तो यदि आप के लिए के साथ वर्ब लेते हैं तो टू प्लस वर्ब। अगर नाउन आता है या प्रोनाउन तो फोर कर सकते हैं, जैसे मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, आई विल डाई फॉर यू। मैं देश के लिए मर जाऊंगा, आई विल डाई फॉर कंट्री। और मैं पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ, तो आई हैव कम हेयर टू स्टडी। तो टू प्लस के लिए ही अर्थ है, लेकिन जब वर्ब है तो टू है, जब नाउन प्रोनाउन है तो फोर है। तो अब यहाँ पे चक्कर वही है कि डिपार्टमेंट ने शुरू किया, किसी विभाग ने शुरू किया है, कदम उठाए हैं, किसके लिए भाई, तो अगर फॉर मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट है तो चल सकता है फॉर वाला सेक्शन। तो क्या यस से स्टार्ट है, यस से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं है, और जब नहीं है इसका मतलब ये बाबू साहब तो पहले भी लिखा हुआ है, इससे स्टार्ट नहीं तो खत्म हो गया। तो अब कौन होगा, अब कौन होगा, अब टू इवॉल्व हो जाएगा। किस चीज का, क्या कौन सा इनिशिएटिव उठाया, स्टेप लिया है, तो टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम्स। किसको इवॉल्व करना, जो उचित, जो एप्रोप्रिएट होता है सुटेबल, उचित या स्कीम्स को, जो सुटेबल स्कीम है, जो मुद्दे, जो मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, प्लान जो होता है सरकार की योजनाएं। तो क्या करना, तो डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, कदम उठाए हैं, कदम उठाए हैं, किसको किसको सम्मिलित करने का, विकसित करने का, एप्रोप्रिएट स्कीम्स को विकसित करने का। तो के लिए तो आ रहा है, के लिए, तो उसका मतलब क्यू से स्टार्ट हम कर सकते हैं। चलो क्यू से स्टार्ट तो कर सकते हैं, तो दो ऑप्शन है। चलो ये तो समझ में आता है कि इस क्यू से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने अपनी बात रखी, लेकिन ऑप्शन भी तो कुछ देखना पड़ेगा ना। पहला ऑप्शन पी से स्टार्ट कर रहा है, द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर से क्या किया है, कदम उठाए हैं। चलिए ठीक मानते हैं भाई कि, लेकिन इनिशिएटेड स्टेप्स फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों करोगे, अगर स्टेप उठाया है तो अगर करेगा यहाँ पे तो फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर अगर करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इस सेक्शन में तो कोई इस तरह का सेंटेंस है नहीं। तो द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन, पी वाला सेक्शन खत्म हुआ, और जब पी वाला सेक्शन खत्म हुआ, क्योंकि फ्रॉम यहाँ पे प्रिपोजिशन लगेगा नहीं, कॉर्पोरेट, द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, ये प्रिपोजिशन ठीक सूट नहीं बैठता है। इनिशिएटेड स्टेप्स इन हो सकता है, ऑफ इनिशिएटेड स्टेप्स इन किसी डिपार्टमेंट में कर सकता है, फ्रॉम वाला सेक्शन नहीं आएगा, तो पी वाला सेक्शन भी खत्म होता है, प्रिपोजिशन से वो सुटेबल नहीं है, तो खत्म हो गया। अब आर जो सेक्शन बोल रहा है, तो द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्टेप्स तो ठीक है, अब जब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एंड कर रहा है, और एंड ऐसी बला है जो अपने साथ इक्वल चीज लेके चलता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर राम एंड श्याम, मोहन एंड गीता एडजेक्टिव हो जाए तो गुड एंड बैड, जैसे कि आई एम नॉट गोइंग हेयर एंड यू आर नॉट गोइंग देयर,
तो एंड जो है बराबर चीजों को लेकर चलता है, मतलब इधर अगर ये तो उधर भी इसी टाइप का सिमिलर चीज आता है। तो कनेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एक तरह कोऑर्डिनेटिव कनेक्शन में आता है, एक दूसरे के साथ चलता है वो। तो यहाँ पे एंड वाला सेक्शन है, तो एंड का सेक्शन का सीधा सा मतलब है कि अगर यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका मतलब इसके पहले भी कोई ना कोई आएगा जो डिपार्टमेंट वगैरह का कुछ नाम बताएगा। इसका मतलब आर से स्टार्ट नहीं करेंगे, और जब पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बचा कौन सा, क्यू से। और क्यू का 2 ऑप्शन, क्यू के बाद यहाँ पे क्या है, क्यू के बाद 2 ऑप्शन है, यस है और पी है। तो द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स, तो क्यू तो चलेगा, टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम्स। अब स्कीम्स किस लिए है भाई, स्कीम्स किस लिए, तो फॉर के लिए के सेंस में कौन आएगा, के लिए। किस लिए स्कीम्स है, क्योंकि एक वाक्य बनाना है, वाक्य को समझना पड़ेगा आपको, किस लिए स्कीम है, तो यस कर रहा है। तो किस लिए स्कीम है, तो फॉर मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करना, लागू करना, मोबिलाइज करना, आगे बढ़ कहीं से इकट्ठा करना, तो कहाँ से, तो फ्रॉम द कारपोरेट सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो ये वाला जो है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक अलग सेगमेंट हो गया, कोई संस्था है, और यहाँ पे कारपोरेट सेक्टर एक अलग संस्था है, तो दोनों एक जैसा आया ना। तो मैं भी बोल रहा था ना कि एंड साथ वाले को लेकर चलता है एक जैसा, तो पी के बाद आर आएगा, और जब पी के बाद आर आएगा तो पी के बाद आर कहाँ ऑप्शन में, बी में तो है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, सी होगा। तो सी आंसर हमारा होगा। तो ठीक है, द डेवलपमेंट हैज इनिशिएटेड, डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम्स for mobilizing investment from the corporate sector and financial institutions for the development of westlands। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू अंडर द कैबिनेट मिशन स्कीम was the first to articulate long before such an assembly was set up this idea of a constituent assembly। PQRS, फिर वही चक्कर है, फिर एक खोजना है और बाकी के बाकी फंस जाएंगे। अब देखो ऐसे प्रश्नों में ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, बार बार, मतलब आसान लगता है लेकिन एक थोड़ा सा मिस, और एग्जाम में तो इतना प्रेशर होता है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाए ना तो गया आपका 1 या 2 नंबर खत्म हुआ। अगर आता है आपका 25 नंबर, ये एलडी CHSL वगैरह में, अगर पीटी में आता है तो 2 नंबर आपका, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर रहता है, तो 2 नंबर खत्म। अगर 2 ऐसे क्वेश्चन आए तो 4 खत्म हो जाएंगे, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू एक नाम है, इसमें कोई शक नहीं, सबको पता है, बहुत फेमस नाम है, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जिन्होंने चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, अब देखो कर क्या सकते हैं हम लोग, क्या क्या कर सकते हैं, कुछ चीज अगर चाहें तो स्टार्ट भी बना, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एक चीज समझ सकते हैं, समझ क्या सकते हैं कि नाम है ना, और नाम है, इसका मतलब है कि वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट, कर सकते हैं। तो क्यू वाला सेक्शन साथ में आ सकता है। पहला चीज तो दिमाग में ही आएगा ना कि भाई सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट है तो इसके मतलब क्या है, इसके साथ आपको वर्ब देना पड़ेगा। आप वर्ब कौन सा दीजिए, आप वर्ब नॉर्मल दीजिए, आप एक्सरी वर्ब दीजिए, या तो मेन वर्ब दीजिए। मेन वर्ब कहीं दिख रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है, तो दिखा कौन सा, हमको एक दिख क्या गया, एक्सरी वर्ब दिख गया। और जब एक्सरी वर्ब दिख गया तो सिंपल सा मतलब है कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सरी वर्ब के साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम ऑप्शन पी डालते हो, पहला ऑप्शन डालते हो, जवाहरलाल नेहरू अंडर द कैबिनेट मिशन स्कीम, अरे भाई आदमी का नाम है, उसको कैबिनेट मिशन स्कीम के अंतर्गत क्या करना चाह रहे हो, नाम के तुरंत बाद ये डाल दोगे तो समझ में आएगा नहीं क्या है। तो पी वाला सेक्शन चलो, अगर करते हो भी नाम को हटाओ, अलग करो, और बस इसको अरेंज करने की कोशिश करो, नाम को छोड़ के ऊपर हटा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। तो पी से स्टार्ट करोगे तो अंडर द कैबिनेट मिशन स्कीम,
चलो मानते हैं, लेकिन बाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट कैसे हो जाएगा? बाज क्यों नहीं होगा? अब कोई बोलेगा कि सर पी के बाद क्यों तो चल सकता है, बाज भी दिया हुआ है, कम्युनिकेशन सिंगल है भी। लेकिन बाबू साहब अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है? अंडर द कम्युनिकेशन, और अंडर क्या है? प्रीपोजिशन। और एक चीज जान लो कि जब सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड का, वो फ्रेज जो बनेगा ये जो फ्रेज बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज से सेंटेंस का भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो पी का कोई सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये गया काम से। अब क्यू वाला सेक्शन तो बाज हमको लग ही रहा है कि बाज बनेगा, क्योंकि भर भी आएगा सब्जेक्ट लेके। तो चलो क्यू पे भी छोड़ते हैं, ये बी ऑप्शन भी छोड़ देते हैं हम लोग। आर पे आते हैं, आर पी से। तो जवाहरलाल नेहरू, लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली बाज सेटअप। तो भाई सच एन असेंबली बाज सेटअप, ऐसा असेंबली बहुत साल पहले सेटअप किया गया था, ऐसा लॉन्ग बिफोर, बहुत दिन पहले। तो कौन सी असेंबली? कुछ पता होगा ना किस चीज के बारे में बोल रहा है, लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली। तो बिफोर सच एन असेंबली मतलब क्या? कुछ पता है? नहीं पता। इसका मतलब कि इसके पहले कुछ और आएगा, शुरू से इसको कर, जैसे नाम के साथ कैसे शुरू करोगे? ऐसे दिया हुआ द आइडिया, जवाहरलाल नेहरू, द आइडिया ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली। चलो ठीक है, इसके बाद आर अंडर द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के अंदर। इसके बाद मानते हैं कि पी भी आ सकता है एक समय के लिए। तो इसके बाद आर दिया, लेकिन पी तो है नहीं, इसके बाद तो आर है, सॉरी। इसके बाद आर दिया हुआ है, तो इसके बाद आर देने का मतलब है कि द आइडिया ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली बाज सेटअप। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया, ठीक है, विचार, लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली बाज सेटअप, उस चीज के पहले जैसा कि असेंबली सेटअप किया जाए उसके पहले, बहुत पहले की बात है ये। तो इसका मतलब कि हाँ, बात तो सही चल रहा है कि ये असेंबली थी और उसके बहुत पहले की बात है। तो इसके बाद आर आ सकता है। चलो इसके बाद आर आ सकता है। उसके बाद इसके बाद आर है तो पी है, फिर क्या हुआ? सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन। तो ये भी तो बात सही है कि बहुत बात सेटअप अंडर, सेटअप किसके अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो इसके बाद आर के बाद पी तो चल सकता है। एसआर पी तो सही चल रहा है भाई, यहाँ तक तो सही पहुंच गए हम लोग। अब क्या क्यू का सेक्शन बाज फर्स्ट टू आर्टिकुलेट अंतिम में आएगा? भाई साहब ये जवाहरलाल नेहरू का नाम है और उसके बीच में इतना चीज घुसेड़ दोगे, तुम डाल दोगे यहाँ पे, और उसके बाद तुम खोजोगे कि क्यू वाला आ जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इतना पूरा कच्चा चिट्ठा डालोगे वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के बगल में, तो नेहरू जी भी कहेंगे अरे यार हम काल हैं, फिर हम इतना महान क्यों बने? तो ये सेक्शन तो आने वाला है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जवाहरलाल नेहरू के बाद आइडिया का डालोगे। तो देखो नाउन के साथ ये कौन सा सेक्शन? अब ग्रामर पे आते हैं, तो मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था बस हंसी मजाक के लिए। ये नाउन के बाद जो अगर डालते हो यस डालते हो, तो यस क्या है भाई? ये द आइडिया ऑफ कैबिनेट असेंबली ना, ये नाउन आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो जब नाउन ऊपर में दिया हुआ है और यहाँ तुरंत नाउन दोगे, तो दो ही सेक्शन में नाउन के बाद नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव सेंस में आएगा और या तो नाउन इन पोजीशन आएगा। और जवाहरलाल नेहरू को आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के नाम पर विचार तो है नहीं, वो उस तरह कर सकते हो। व्यक्ति है तो व्यक्ति विशेष उसका कुछ गुण बताओ, तो यस तो डाल सकते नहीं। इसका मतलब कि डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो आइए, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट, क्या है, कौन सी आर्टिकुलेट करने वाला, सामने लाने वाला क्या चीज? तो आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के जो का कंसेप्ट जो है वो लाने वाले पहले थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो बात तो सेटअप चल रही है, तो ऑप्शन कौन सा? तो मैंने 5 प्रश्न प्रयास किए कि इसको सॉल्व करें। आप इसको 1-2 बार देखिए, चीजें समझ में आएगी, और आएगी तो बनेगी भी, और प्रश्न भी सॉल्व होंगे, आप एग्जाम्स भी क्रैक्स होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए सबों का।